नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि द इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन एंड भारत का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। लेकिन यूके जैसे एक ताकतवर देश के चंगुल से छूट पाना और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन होना और सबसे लंबा लिखित अपना संविधान लिख पाना, क्या ये आसान था और क्या ये इतना जल्दी हो गया? आइए आज की क्लास में यही जानते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हो पाया। टुडेज क्लास इज द मेकिंग ऑफ अ लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन एंड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। So in 1934, the idea to create constitution for India without any interference from other country, कि भाई दुनिया के किसी भी और देश की बिना हस्तक्षेप के हम भारत का एक संविधान बनाएंगे, खुद का संविधान जो खुद के लोग लिखेंगे और खुद के लोगों के लिए होगा। ये आइडिया आया 1934 में। So the person who gave this idea was M.N. Roy. He first coined this idea in 1935 और 1935 में 1934 was the time when he gave the idea. In 1935 the Indian National Congress officially demanded for the first time for the constitution. और 1938 में क्या किया, जवाहरलाल नेहरू साहब ने अनाउंसमेंट कर दी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फॉर्म्ड विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस, कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिमांड बढ़नी स्टार्ट हुई। 1940 आते आते ब्रिटेन ने हमारी डिमांड मान ली। तो याद रखिए दोस्तों, 1939 से 1945 तक क्या हो रहा था? वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा जा रहा था। और हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में ही भारत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन 2 में हमारे जो देश के बड़े नेता थे वो जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमने कुछ मांगे रखी थी 1919 से पहले कि अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 में जाते हैं तो उससे हमारी ये मांगे पूरी की जानी चाहिए। तो हमारे साथ हुआ था धोखा। उस टाइम पे ब्रिटेन ने हमारा सहयोग तो लिया लेकिन हमारी मांगे नहीं मानी। तो आप सभी जानते हैं कि 1919 में हमें क्या मिला था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के नाम पे हमारे साथ एक धोखा हुआ और हम सभी ने उसको, हम सभी मतलब हमारे सभी बड़े नेताओं ने उसको एक फ्रॉड करार दिया था। तो उसी तरीके से उसी तर्ज पर हमने ये संविधान सभा की 1939 से पहले 1938 में घोषणा कर दी थी कि हम बनाएंगे। 1940 में ब्रिटेन ने ये एक्सेप्ट भी कर ली और उसी को ही हम कहते हैं ऑगस्ट ऑफर। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑगस्ट ऑफर। ठीक है, इसके बाद आया 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स मिशन। ठीक है, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स मिशन जो भारत में आया फॉर अ प्रपोजल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई भारत का संविधान कैसे होगा, इसका प्रपोजल लेके वो भारत पहुंचे। लेकिन ये हमने रिजेक्ट कर दिया। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि दिस वाज रिजेक्टेड बाय इंडिया, दिस वाज रिजेक्टेड बाय इंडिया। ठीक है, देन 1946 नवंबर 1946 नवंबर में हमने क्या किया? हमने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। वी एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान। और इसी के साथ क्या हुआ कि हमारी संविधान सभा बनना तय हुआ। और उसमें कितने लोग होंगे? देयर विल बी अ टोटल ऑफ 389, कि 389 लोग होंगे उसमें, जिसमें से 296 टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया। 296 किसके पास आएंगी? ब्रिटिश इंडिया के पास आएंगी। और 93 जो होंगी वो प्रिंसली स्टेट से होंगी। 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट से होंगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? क्या ये 389 सीट्स ही रही? नहीं, क्योंकि हमारे देश का हुआ बंटवारा। लेकिन जो ये 296 थी, जो ये 296 सीट्स थी, इनमें से भी 292 सीट्स वर टू बी फ्रॉम द गवर्नर प्रोविंसेस एंड 4 फॉर ईच चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, जैसे दिल्ली हुआ। ठीक है, जो हमारी यूटीज हैं उस टाइम पे 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस हुआ करते थे। तो वहां से एक एक लोग आएंगे और बाकी जगहों से 292 मेंबर्स आने थे। तो सीट्स का जो अलोकेशन हुआ वो किस तर्ज पे हुआ? पॉपुलेशन ऑफ द पीपल, सो प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। लेकिन
इसमें भी किस किस जाति को ध्यान में रखा गया? सो डिवाइड एंड पॉलिसी रूल तो उनमें स्टार्टिंग से था, और उन्होंने क्या किया कि बाकी सबको रखा जनरल में, किसको छोड़ दिया? मुस्लिम्स को और सिख्स को. So they kept aside Sikhs and Muslims, and rest of all were given into a common terminology known general. तो मुस्लिम सिख जनरल जैसे तीन प्रमुख समुदाय के बीच सीटों का बंटवारा किया गया. लेकिन हुआ क्या? जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुए और नेशनल कांग्रेस 208 सीटें जीत कर आई और मुस्लिम लीग जो है वो 77 सीटें जीत कर आई. ठीक है. उसके बाद मांग तेज होने लगी मुस्लिम लीग की तरफ से कि उन्हें भारत के संविधान, एक संविधान उन्हें पसंद नहीं, उन्हें दो संविधान चाहिए. एक भारत जो मुस्लिम बहुल एरिया के लिए हो और एक वो जो हिंदू बहुल एरिया के लिए हो. ठीक है. ऐसी मांगों के साथ क्या हुआ? देश का बंटवारा होना तय था. तो असम, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वी असम और पश्चिमी असम और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल और असम और नीचे की तराई वाला एरिया. ठीक है. सो उससे बनकर बना था कुछ ऐसे सा आपका बांग्लादेश, और इधर की तरफ सिंध और पंजाब और ऊपर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, उनको मिलाकर बना वेस्ट पाकिस्तान और ये बना ईस्ट पाकिस्तान. ठीक है. इसी के साथ भारत के दो टुकड़े हुए, एक बना हिंदुस्तान और दूसरा बना पाकिस्तान. चलिए, अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, बनकर तैयार हो गए. जिनको अलग देश चाहिए था उन्होंने अलग देश लिया और साइड हो गए. अब हमारे पास बचे थे 289, हमारे पास बचे थे 289 मेंबर्स. ठीक है. इसमें से हमारी पहली मीटिंग जो हुई वो हुई दिसंबर 9 1946 को, दिसंबर 9 1946, एंड वाज अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स. और 211 में से मुस्लिम लीग के जो लोग थे जो भारत की तरफ रह गए. अब मुस्लिम लीग काफी हिस्सों में बटी हुई थी. अब कुछ ऐसे थे जो मुंबई से जीत के आए, कुछ ऐसे जो हैदराबाद से जीत कर आए, लेकिन वो मेंबर थे मुस्लिम लीग के. तो ऐसों ने क्या किया? उन्होंने फिर उन्होंने फिर क्या किया? वो आ गए भारत की असेंबली में, भारत की असेंबली में, पाकिस्तान क्योंकि अलग हो चुका था. और इसका जो अध्यक्षता थी, इसकी जो अध्यक्षता थी, दैट वाज डन बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हु वाज मेड अ टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, एज फॉलोड बाय द फ्रेंच पीपल. तो फ्रांस में एक प्रैक्टिस है कि जो भी सभा में सबसे बड़ा इंसान होगा उसी को उनका अध्यक्ष चुन लिया जाएगा. तो ऐसे ही इसी फ्रेंच प्रैक्टिस को लेते हुए हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपना इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया. लेकिन उनकी तबीयत खराब हुई तो नेक्स्ट हियरिंग जो की थी दिसंबर 11 1946 को, हमने अपना परमानेंट प्रेसिडेंट संविधान सभा का चुन लिया, जो कि हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और उसके अलावा H.C. मुखर्जी, ये नाम आप याद रखना क्योंकि बहुत कम बच्चे इस नाम को याद करते हैं. डॉक्टर H.C. मुखर्जी was elected as the वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और साथ ही साथ बी एन राव को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली घोषित किया. फिर हुई तीसरी, पहली हुई 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर और तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को. और उसमें हमने पेश किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने. क्या करने के लिए? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ संकल्प को आगे बढ़ाया ताकि हम अपना संविधान लिख सके. और संविधान के फंडामेंटल्स क्या होंगे, संविधान की फिलोसफी क्या होगी, ये सभी बातें उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखी हुई थी. इट प्राइमरीली सीक्स अबाउट इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट sovereign republic and transformation of territories of the British India into Indian state, judicial, political and equal opportunities to the citizens were the key points. तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था कि भाई हम भारत एक इंडिपेंडेंट देश होगा,
स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा और गणराज्य होगा। और साथ ही साथ जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बाद में ब्रिटिश क्राउन हुआ, अब वो ब्रिटिश इंडिया की जितनी भी टेरिटरीज हैं वो सारी भारत की टेरिटरीज होंगी और जुडिशियल, पॉलिटिकल और इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी अपने लोगों को। ठीक है, सो दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि बाद में जाके प्रीएम्बल कराया, वो पारित कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज, बहुत सारी कमिटीज बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी उनमें से एक थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा थी आपकी फंडामेंटल राइट्स कमेटी, प्रोविंसेस कमेटी, यूनियन कमेटी। सो ये सारी कमेटियां थी। मेन प्रमुख जो 5 थे उनमें से 3 के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, 2 के अध्यक्ष जो थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और एक के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, उनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी वो थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी और इसके थे 7 मेंबर। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका जो अध्यक्षता की वो की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने की? डॉक्टर राजेंद्र सॉरी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। माय अपॉलॉजीज, इट वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस drafting commission. Second person was N. Gopalaswamy Iyengar. So there are 7 people. One was Dr. B. R. Ambedkar. Second is N. Gopalaswamy Iyengar. Third is Aladi Krishnaswamy Iyer. Fourth is K. M. Munshi. Fifth is Mohammad Sadullah. इनको मोहम्मद सादुल्ला खान भी बोलते थे। Sixth is N. Madhav Rao. And the seventh is T. T. Krishnamachari, who replaced D. P. Khaitan, who died in 1948 because of his health। ठीक है, इसके बाद हमारी संविधान सभा ने काम करना स्टार्ट किया और हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमने लगाए अपना संविधान बनाने में। ठीक है, अपना संविधान बनाने में 11 सेशंस लगे हमें, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 60 नेशंस के संविधान को पढ़ा गया, 60 राज्यों मतलब कि अलग अलग राष्ट्रों के संविधान को पढ़ा गया और 64 लाख रुपीस के खर्च पर हमने अपना संविधान बनाया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। याद रखना दोस्तों, दिस वाज ओनली अडॉप्टेड ऑन 26 November 1949, but was implemented on 26 January 1950, because 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया था, तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपना जो संविधान है वो इम्प्लीमेंट किया था। अडॉप्ट कर चुके थे हम नवंबर 26 1949 को, और यही डेट हमारी लिखी हुई है प्रीएम्बल में। तो याद रखना, यही डेट हमारी लिखी हुई है प्रीएम्बल में। तो कई बार वो पूछता है कि विच डेट इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल, इट इज 26 नवंबर 1949, बट ऑन विच डेट इट इज इम्प्लीमेंटेड, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछता है कि व्हाट वाज द रीजन टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी, बिकॉज ऑन द सेम डे 20 years बैक जवाहरलाल नेहरू सेड एंड हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने उसका तिरंगा फहराया था। ठीक है, सो हमारी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज डन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी रीडिंग अबाउट द प्रीएम्बल। हम अपना प्रीएम्बल करेंगे और प्रीएम्बल के बाद फिर हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऐसी ही बहुत पूरा कोर्स तकरीबन 15 से 20 क्लासेस में कवर होगा। सो एवरी क्लास इज इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू टेक द क्लासेस।